हेलो एवरीवन। सो टुडे वी गोना स्टार्ट द सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो जो हमारा पहला चैप्टर था, आप देखोगे पहला चैप्टर था हमारा, उसमें हमने बात करी हंटिंग गैदर्स कौन होते हैं। जो हंटिंग करते हैं, हंटिंग मतलब शिकार करना, हंटिंग मतलब आपका शिकार करना, गैदर मतलब फूड को इकट्ठा करना। ग्रोइंग फूड एक ट्रांसिशन हुआ, एक चेंज हुआ आफ्टर द डेवलपमेंट, कि जब लोग सीखने लगे हज़ारों साल बाद, 10,000 20,000 साल बाद, कि वो अपना फूड खुद उगाने लगे। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की ट्रेन जर्नी। इस बच्चे का नाम है तुषार। तो ये बच्चा दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजन्स की वेडिंग में। ठीक है, और ये किससे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। और बच्चे को मिल जाती है विंडो सीट, जहाँ पे अपनी नाक लगा के शीशे के पास बैठ जाता है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। और जैसे ही वो ट्री को गुजरते हुए देखता है, उसके अंकल उसको टैप करते हैं, उसके कंधे पर टैप करते हैं और बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। क्या बेटा आपको पता है, ट्रेन्स बस 150 साल पहले से ही यूज़ करी जाती हैं, इससे पहले ट्रेन्स यूज़ नहीं होती थी। और अगर हम बसेस की बात करें तो फ्यू डिकेड्स, एक डिकेड मतलब होता है 10 साल, फ्यू डिकेड्स मतलब ये हमारे 30-40 साल पहले से ही हमने बसेस चालू करी। तो तुषार ही वंडर्ड, वो सोचता है, जिज्ञासा होती है उसे कि अगर तब ट्रेनें नहीं थी तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे। व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बोर्न, नॉट क्वाइट। तो उसका क्वेश्चन ये है कि जब लोग, हमारे पास साधन नहीं थे ट्रैवलिंग के, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे, तो क्या अपना जीवन एक जगह पे वो पूरा व्यतीत कर देते थे? तो ऐसा भी नहीं है। तो इसी का हम आंसर फाइंड आउट करेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे द अर्लीस्ट पीपल वाई वर ऑन द मूव, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर ऑन द मूव। जो पुराने लोग थे वो क्यों मूव पे थे, वाई दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्यों वो मूव कर रहे थे। आप देखोगे तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट एरिया हमने पिछली बार डिस्कस करा था। सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, जो भी इंडिया के आसपास का जो एरिया है आपका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार, इसको एक सब कॉन्टिनेंट बोला गया है। हम जो बड़ा एरिया, हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट है 7, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट एक छोटा एरिया, जो इसका जो हमारे देश का जो लैंड मास है वो कुछ इस तरीके से है कि आप देखोगे साउथ की तरफ हमारे यहाँ समंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पे हमारा लैंड मास है। तो ये एक सब कॉन्टिनेंट एरिया में बांट दिया, जो भी हमारे इंडिया के आसपास का एरिया है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन कितना टाइम हो गया, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 20 लाख साल पहले, अब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख पहले लोग रहते थे। अब हम उनको बोलते हैं हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स जो अपना हंटिंग कर रहे हैं और सामान को इकट्ठा कर रहे हैं फॉरेस्ट से। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरीके से वो अपना खाना उठा रहे थे, जिस तरीके से खाना अपना वो इकट्ठा करते थे। जनरली वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, और फिश पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट, शीड, लीव्स, स्टोक और एग्स जो उन्हें मिल जाता था जंगल में। ठीक है, ओके। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दी। अब हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर रहे थे, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली वजह तो डेफिनेटली दे आर मूविंग फॉर फूड। वो फूड के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और लेकिन क्या क्या ऐसी चीज़ें होती थी जिस जगह से उन्हें जाना पड़ता था। ये क्या बोलता है, इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह पे काफ़ी लंबे टाइम तक रुकेंगे तो ऐसी संभावना थी कि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज है, जो भी प्लांट और एनिमल्स के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते, जानवर भी ख़त्म हो जाते, जो प्लांट्स है वो भी ख़त्म हो जाते। एक रीज़न तो ये दिया, तो इसलिए उनको फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा जो रीज़न ये देता है, पहला रीज़न हमारा ये हो गया, दूसरा ये है, ये क्या बोलता है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई हु दोज हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। ये क्या बोल रहा है कि जो जानवर हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिकार के लिए। स्मॉल प्रे मतलब जो उनका बड़े जानवर का जो छोटा शिकार रहता है, एक फूड चेन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो डियर हैं, जो वाइल्ड कैटल हैं, वो मूव कर रहे हैं किस लिए, घास के लिए, पत्तों के लिए, और इनके पीछे पीछे ये इंसान लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनको शिकार करने के लिए। ठीक है, शिकार किस लिए कर रहे हैं, खाने के लिए। हाँ जी। तीसरा रीज़न ये क्या देता है,
प्लांट्स एंड बियर्स ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अब बहुत सारे प्लांट्स और ट्री ऐसे थे जो सीजन वाइज होते हैं, आपने देखा होगा, तो एक सीज़न पे ही उन पे फल आते थे, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता था एक से दूसरी जगह, क्योंकि अब तो उनके प्लांट से वो कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि उस सीज़न पे प्लांट पे कुछ फूड लग नहीं रहा, कोई फ्रूट नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई दे वर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और तीसरा, एक जो चौथा रीज़न है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये क्या बोलता है कि पानी बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं हो पाएगा, ना ही प्लांट एनिमल्स को दिक्कत होगी, ह्यूमंस को भी दिक्कत होगी, और प्लांट वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या बोलता है कि जो वहाँ पे कुछ स्रोत थे पानी के, लेक्स थे, तालाब थे, स्ट्रीम थे, रिवर्स थे, वो पेरिनियल थे। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल अवेलेबल रहते थे, उनमें पानी रहता था। लेकिन कुछ पानी के स्रोत ऐसे थे जो सीजनल थे, जहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी मिल गया, वो भर गया तो आपने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए पानी के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कि ड्राई पड़ गया, सूखा पड़ गई, सो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई थिंक ये हमें समझ आ गया कि जो हंटर गैदरर्स थे, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। हमने इसके 4 रीज़न पढ़े, ठीक है बेटा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू वी, हमें कैसे पता है इन लोगों के बारे में। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो खुदाई करते हैं अवशेषों, बोन्स को, टूल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इनकी वो स्टडी करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ें रही। और जो साइंटिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। तो व्हाट दे हैव डन, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो उस टाइम पे, अगर हम 4000 या 10,000 या 20,000 साल पहले की बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें मिली, उनको जोड़ के, उनको हमने पहचान के पता लगा कि उस टाइम पे लोग इस तरह से रहते थे, इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। पत्थरों के टूल्स बनाए हुए थे, लकड़ियों के बनाए हुए थे, बोन से बनाए हुए थे, हड्डियों से बनाए हुए थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। इसमें से आप देखोगे जो हड्डियों के टूल थे वो तो मुश्किल ही सर्वाइव कर पाए, वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं। बोन भी हमें नहीं मिल पाई ज़्यादा, लेकिन जो पत्थर से बनाए गए थे वो उसके हमें अवशेष मिलते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। इन स्टोन टूल्स का क्या काम था कि मीट को काटने के लिए, और स्क्रैप बार्क, जो पेड़ों से जो बक्कल निकालते हैं, या फिर एनिमल्स की स्किन निकालने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स निकालने के लिए। और उसमें कोई हैंडल भी लगा देते थे, इनमें बोन्स का और वुड का हैंडल लगा देते थे, जिससे वो बनाते थे हथौड़ी, स्पीयर, एरो, तीर बनाते थे फॉर हंटिंग, स्पीयर्स एंड एरो। अदर टूल्स आर यूज टू चॉप वुड, चॉप मतलब काटना, विच वॉज यूज एज फायरवुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो लकड़ी का वो किस लिए यूज़ कर रहे थे, टूल्स भी बना रहे थे और हट्स भी बना रहे थे। तो यहाँ पे आप देखो उनके कुछ टूल्स हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह के टूल्स बनाए हुए हैं, और इससे ये कुछ काटने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसकी शार्पनेस है, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, फॉर कलेक्टिंग एडिबल रूट्स, रूट्स मतलब जड़, स्टिचिंग क्लोथ्स, अगर आप कुछ स्टिच कर रहे हो, कपड़ा कोई खाल बांध रहे हो, उसको लिए, एनिमल्स की। चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब हम मैप हमारे पास है, यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। ऑल प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स, जो भी रेड ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल इस तरीके से जो भी प्लेसेस बनाए गए हैं, वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हंटर गैदरर्स के, जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी साइट है जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहते थे और आर्कोलॉजिस्ट को ये मिली हैं। और ये साइट्स आप देखोगे जो जनरली मिली रिवर के आसपास, जहाँ पे भी रिवर रहता था। लोग, हमने नर्मदा वैली के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, लोग वहाँ पे ही रहना पसंद करते थे जहाँ पे पानी रह सके, जिससे कि उन्हें सहूलियत हो सके। अब आप देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए कुरनोल केव्स में लोग रहते थे, हंगसी, ठीक है। और हम भीमबेटका क्या है, ये केव है, ये नेचुरल केव्स है। केव मतलब गुफाओं में लोग रहते थे कि भाई कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने गुफा में वो बारिश से बचते थे और चीज़ों से वो प्रोटेक्ट रहते थे, तो उनको एक ठहरने की जगह मिल जाती थी, इसलिए लोग केव्स में भी रहते थे। हाँ जी, हम भीमबेटका की बात कर रहे थे। जो भीमबेटका है केव्स है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एक ओल्ड साइट है रॉक शेल्टर मतलब रुकना, लोग उसको रुकने के लिए इस्तेमाल करते थे, जहाँ नेचुरल केव है, खुद ही बनी हुई है।
जिससे रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए इस तरह से वो यूज़ करते थे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ हमें कुछ पेंटिंग के अवशेष भी मिले हैं। इस तरह की कुछ पेंटिंग हमें वहाँ से मिली हैं जो केव्स के पत्थरों पे बनाई हुई हैं। मैनी ऑफ दीज केव्स इन दीज अर्ली मध्य प्रदेश में मिली हैं, उत्तर प्रदेश में मिली हैं हमें, जहाँ पे एनिमल्स बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स के उन्होंने कुछ बनाए थे, उनके अवशेष हमें मिलते हैं इन पत्थरों पे, जो अभी तक सर्वाइव करें। अब साइट्स क्या होता है? साइट्स वो होता है जहाँ पे भी हमें चीज़ें मिलती हैं हम उसको एक साइट बोल देते हैं। थिंग्स जैसे टूल्स, पोर्ट, बिल्डिंग वर फाउंड, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, दीज मे बी फाउंड ऑन सर्फेसेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ। तो जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली, इनकी हमने खुदाई करी, तो वहाँ पे हमें चीज़ें मिली जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, तो उनको हमने क्या नेम दे दिया कि ये एक साइट है जहाँ पे हमें ये सारे अवशेष मिले। इस तरह की हमें बोइन मिली, इस तरह के हमें टूल्स मिले। कुरनोल केव्स, अब कुरनोल केव्स आपने अभी हमने देखा था मैप में, हाँ जी, ये रहा हमारा कुरनोल केव्स जहाँ से हमें अवशेष मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ ऐश, ट्रेसेस ऑफ ऐश मतलब कुछ चीज़ जलाई गई है तो हमें उसकी राख मिली है, हैव बीन फाउंड हियर। तो इससे क्या पता लगता है कि जब हमें राख मिली है तो ज़रूर उस टाइम पे जो लोग रह रहे थे, केव्स में रह रहे थे, कुरनोल केव्स में रह रहे थे जो लोग, उन्हें ज़रूर फायर के बारे में जानकारी थी, उन्हें आग के बारे में जानकारी थी। वो आग को यूज़ करते थे, खाना पकाने के लिए करते हो या और किसी चीज़ के लिए करते हो। तो इससे पता लगता है कि उस टाइम पे ज़रूर 20 लाख साल पहले या 10,000 साल पहले लोगों को ज़रूर फायर के बारे में ज्ञान था। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, इसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, जलाने के लिए, रोशनी के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को भगाने के लिए भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो हिस्ट्री के जो पार्ट है, हमने जो पुराना टाइम है इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। जो सबसे पहला है पैलोलिथिक। पैलोलिथिक 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पैलो मतलब मीनिंग ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन। तो जो हमने पत्थर की एज के हिसाब से हमने इनके नाम 3 रखे हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो पैलोलिथिक का पीरियड है वो क्या बोलता है कि ये 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 साल तक का है। 2 मिलियन कितना? 20 लाख, हाँ जी, कितनी जीरो होगी? 6 जीरो हो गई। ये हमारे जो 20 लाख साल से 12,000 ईयर्स को, तो ये हमारा कौन सा हो गया? पैलोलिथिक पीरियड। ये है सबसे पुराना पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है, 20,000। और ये क्या बोलता है कि जो हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है, 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो इसी पीरियड में मिलती है जो हमारी इस टाइम के बीच में है, 2 लाख साल से 12,000 साल तक। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड आता है जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए वो हुए मेसोलिथिक पीरियड में, 12,000 साल से 10,000 साल तक। इसमें चेंजेस क्या हुए, ये क्या बता रहा है कि इन्वायरमेंट चेंजेस हुए, जो वातावरण है वो पहले से थोड़ा गर्म होने लगा। जब वातावरण गर्म होने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट्स उगने लगे, ग्रास उगने लगी। ग्रास उगने लगी तो एनिमल्स आने लगे, एनिमल्स आने लगे तो ह्यूमन्स ऑल्सो स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज़ को और ब्यौरा देता है, माइक्रोलिथिक्स। माइक्रोलिथिक्स मतलब क्या होता है? जो छोटे टूल्स बनाते थे पत्थरों से। उस टाइम पे हमने इस तरह के टूल्स देखे जो उन्होंने हड्डियों से, पत्थरों से या बोन से बनाए। ठीक है, जो हमारा तीसरा पीरियड आता है वो होता है नियोलिथिक पीरियड, मतलब नया पीरियड है नियोलिथिक पीरियड। ये है हमारा 10,000 साल से। तो पहला कितना हो गया? पैलोलिथिक कहाँ से हो गया? 2 मिलियन टू 12,000। ठीक है, 2 मिलियन टू 12,000 हो गया पैलोलिथिक। मेसोलिथिक कहाँ से हो गया? मेसोलिथिक हो गया आपका 12 से 10,000। नियोलिथिक हो गया हमारा 10,000 के बाद से। ठीक है, ये हमारे 3 पीरियड है। हाँ, मैं इन्वायरमेंट चेंज की बात कर रहा था कि 12,000 साल के आसपास इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए क्लाइमेट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंडीशंस वार्म हो गई। जब कंडीशंस वार्म हुई तो आप देखोगे जब कंडीशंस वार्म होती है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, स्पेशली ग्रास। तो हमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स बहुत सारे हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे डियर आ गए, एंटेलोप आ गए, गोट, शिप। एंटेलोप क्या है? ये भी डियर की एक फॉर्म है जिसको मिर्ग बोलते हैं। एंटेलोप वो होता है जो जानवर है। गोट आ गए, शिप आ गए, कैटल्स तो ग्रास, क्योंकि दे यूज टू ईट ग्रास। ये जो सारे एनिमल्स हैं ग्रास खाते हैं।
अब इसमें क्या चेंजेस हुआ? हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। हंटेड कौन करता है? जो लोग रह रहे थे। सो दे स्टार्टेड हंटिंग दीज एनिमल्स। जो लोग रह रहे थे अपने शिकार करने लगे इन एनिमल्स को, जिससे कि उनकी फूड, और कुछ जानवर ऐसे थे जिनको वो पालने भी लगे। ब्रीडिंग सीजन। और ऐसा मानते हैं कि इस जो ये सारा चेंजेस हुआ इसकी वजह से जो लोग थे जिनको हम हर्डर्स बोलते हैं, दे स्टार्टेड हर्डिंग एंड रियरिंग। एनिमल्स को शिकार करने लगे, फूड के लिए यूज़ करने लगे और पालने लगे। हर्डर्स मतलब जो जानवरों को देखते हैं और पालते हैं, ठीक है। और फिशिंग भी उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया। अब यहाँ से क्या चेंजेस हुए? बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अभी जो चेंजेस आए इससे यह हुआ कि फार्मिंग स्टार्ट हो गई और हर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है? इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेचुरली हम क्या देखते हैं? नाज उग गया, चावल उग गया और जौ उग गए। तो जब लोगों ने इनके बारे में खाया, इनको पता लगा कि इसको हम उगा सकते हैं, तो बच्चों ने, वुमेन और सबने लोगों ने क्या करा? इनको कलेक्ट करने लगे और इनके बारे में वो जानने लगे, समझने लगे जब वो पक जाते थे। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स। तो जैसे जैसे चेंजेस हुए तो वो लोग सोचने भी लगे तो हम इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा? जो भी उनको ये चीज़ें मिली कि हम इनको ग्रो भी कर सकते हैं, उन्होंने ग्रो करके देखा। उस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या पता फार्मिंग इस तरीके से स्टार्ट हुई हो जब उन्हें वीट, बार्ले और राइस मिला, ठीक है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इस तरह का भी अंदाज़ा लगाते कि उन्होंने कुछ पालतू जानवर करे और खाना रख दिया और उसको जानवरों को पकड़ लिया, लालच दिया। टेम मतलब पालतू कर लिया। और ऐसा बोलते हैं कि जो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया वो था हमारा डॉग। पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। द एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल ऑल्सो गोट द पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द एट ग्रास। तो जो भी जानवर वाइल्ड नहीं थे, खतरनाक नहीं थे, उनको वो उनका पालन पोषण करने लगे। उससे क्या होता था? एक तो उन्हें मीट मिलता था, दूसरा जो ये जानवर थे इनसे उन्हें दूध भी मिलता था। तो उनको हम क्या बोलने लगे? जो लोग ये काम करते थे उनको हम बोलने लगे हर्डर्स। इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने नाम दिया हर्डर्स का, ठीक है, ओके। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेशन मतलब होता है किसी चीज़ को आप अपने पास रखते हो, पालतू जो चीज़ें हो जाती हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनको हम तो डोमेस्टिकेशन, अपने घर में रखना, ठीक है। तो ये हमने प्लांट्स के लिए भी नाम दिया और एनिमल्स के लिए भी दिया कि जो लोग उगाने लगे और जानवरों को पालने लगे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, उस तरह के वो प्लांट्स और एनिमल्स को अपने पास रखते थे जिससे उन्हें खतरा ना हो या उनमें कोई डिजीज़ ना हो। तो उन्होंने ग्रेन, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और एक कुछ चीज़ें उन्होंने सिलेक्ट करी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एमंग्स एनिमल्स दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। एज अ रिजल्ट gradually domesticated animals and plants became different from wild animals and from plants. The teeth of horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated. तो हमें कुछ टीथ मिले हैं, उससे आर्कोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि जो भी जेंटल मतलब क्या होता है? जेंटल मतलब होता है जो आसानी से, जो आपको परेशान ना करे, आराम से जो जानवर जिनको आप पकड़ सकते हो, जिनको आप रख सकते हो, या ऐसे जो प्लांट जिनके आप फूड खा सकते हो, जिनको आप उगा सकते हो, इस तरह की चीज़ें उन्होंने डोमेस्टिकेशन करनी चालू कर दी। और उनके टीथ से हमें पता लगता है कि जानवर छोटे छोटे जानवर थे, ठीक है। इस तरीके से डोमेस्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ 12,000 साल पहले। एक तो हमने ये चेंजेस हुए किस तरीके से हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद इन्वायरमेंट में चेंज हुआ 12,000 साल पहले। उसके बाद जानवर आने लगे, जानवरों को लोग शिकार करने लगे। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ा था तो कुछ क्रॉप नेचुरली उगे जिनको हम बोलते हैं बैडली, वीट और राइस। लोगों ने उनको खाया, उनके बारे में सीखा और फिर उनको वो बोने लगे। कुछ जो जानवर थे, जो छोटे जानवर थे, उनको वो पालने लगे। जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट एनिमल करा गया उसका क्या नाम था? डॉग। तो इस तरीके से जो लोग इनको उगाने लगे, जो प्लांट को, और डोमेस्टिकेशन करने लगे एनिमल्स का, उनको हम बोलते हैं हर्डर्स। और कुछ लोग बन गए फार्मर्स।
अब एक नया चेंज आया, एक लाइफ में एक नया चेंज आया। पहले क्या था कि फूड के लिए जंगल पे जगह जगह जाके भटक रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ आइडिया हो गया है प्लांट्स के बारे में। अब उन्हें किसके बारे में आइडिया हो गया? कुछ प्लांट्स के बारे में उन्हें आइडिया हो गया है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज। अगर आप कोई भी बीज लगाते हैं तो उसमें काफ़ी दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीनों लगते हैं, और कुछ में ग्रो करने में सालों लग जाते हैं। सो व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस। तो जब लोग प्लांट ग्रो करने लगे, जब उनको इस बारे में जानकारी हुई, तो पहले दे हैव टू मूव, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन जब वो फार्मिंग करने लगे तो उनको एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि उस प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइप्ड एंड द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। राइप्ड मतलब क्या होता है? पकना। जब वो जो प्लांट, जो भी अगर आपने ना गेहूँ बोया है, उसको उन्होंने इंतज़ार करा, उसको प्रोटेक्ट करा, उसमें पानी डाला, जानवरों से उसे बचाया, और जब वो राइप हो गए तब उसको काटा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दें। दे स्टार्टेड स्टेइंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है बेटा। अब जब ग्रेन होने लगे उनको स्टोर भी करना था। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज टू स्टोरिंग एट वन प्लेस। दे बिगिन लार्ज क्ले पोस्ट एंड वो बास्केट्स एंड डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो जो उन्होंने ग्रेन उगाया, अब उनको दिमाग लगाना था कि हम इसको स्टोर कैसे करें। जो हमारे पास फूड है हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा जिससे कि लंबे टाइम तक चल सके। तो उन्होंने कुछ पोट्स बनाए, घड़े बनाए, और धरती के अंदर पिट्स को डग करा, खोदा, उनमें कुछ तरह की लकड़ियों की बास्केट बनाई। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने फूड को स्टोर करा। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। तो एनिमल्स मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, अगर उनको हम केयर करते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो आपको मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हुआ कि वो आपका एक फूड का बहुत अच्छा सोर्स हो गया, फूड का बहुत अच्छा सोर्स हो गया, और मीट का आपको मीट मिल रहा है और दूध भी मिल रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उस टाइम पे लोग एनिमल्स को भी एक तरीके से स्टोर करा उन्होंने कि भाई हम, ये हमारे फूड का सोर्स है। उसको उन्होंने पाला कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको खा सकते हैं। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अगर हम मैप जो हमारे जो ब्लू स्क्वेयर्स बने हुए हैं, तो वो पहली साइड थी जहाँ पे हमें अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी चालू इन्होंने कर दी थी। तो हम अपना मैप देखते हैं पहले। हाँ जी, स्क्वेयर, हेलूर, पेमपाली, ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे खेतीबाड़ी चालू हुई। मेहरगढ़, बुर्जगोम, कोल्डीवा, चिरण, दजोली। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को अवशेष मिले कि यहाँ पे लोग दे स्टार्टेड फार्मिंग, जिसके उन्हें अवशेष मिले, और यहाँ पे लोग फार्मर में अब तब्दील हो गए। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, यस, हियर वी आर। तो ये जो मैंने आपको भी साइट दिखाई जो हमारे ब्लू स्क्वायर में है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे पता लगता है कि पीपल हैव स्टार्टेड फार्मिंग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। जो भी सब कॉन्टिनेंट हमारे इंडिया के आसपास का एरिया उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो अब सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट में, और प्रेजेंट डे कश्मीर। जो हमने बुर्जुगम के बारे में बात करी थी वो कश्मीर के आसपास पड़ता है। इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में हमने लास्ट में देखा था हेलूर, और हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा था दाउजोली। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स और सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। साइंटिस्ट को एविडेंस मिले बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो उनको जो ग्रेन मिले हैं उनसे उन्हें पता लगता है कि जो जले हुए हैं कि भाई यहाँ पे अवशेष थे, लोग स्टार्टेड फार्मिंग। सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो काफ़ी तरह के क्रॉप्स उस टाइम पे बोए जा रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि सेटलमेंट, पीपल हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब उनको जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह, जंगल में नहीं भागना पड़ेगा, जानवरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइड।
जो हमारी बुर्जोम साइट है इस पर इनको हाउस और हट्स के कुछ अवशेष मिले हैं साइंटिस्ट को। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो कश्मीर का प्रेजेंट एरिया है, यहाँ पे इनको जब हमने खुदाई करी आर्कोलॉजिस्ट ने तो उन्हें दिखाई दिया कि सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि उस टाइम पे ठंडा रहता तो अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के घर बनाए कि खोद के सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं जिससे कि वो गर्म रह सकें। दे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स both inside and outside the huts, which suggests that deepening of the weather people could cook food outside or indoors। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ अवशेष मिले कुकिंग के भी, कि लोग घर के अंदर भी कुकिंग करते थे और बाहर भी कुकिंग करते थे। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। पिट हाउस मतलब जो उन्होंने खोद के अंदर बनाया था। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब जो हमें टूल्स मिले हमने इनको तीन टाइम पीरियड हमने 3 पीरियड में बांटा था, पैलोलिथिक, दूसरा जो मिडिल वाला था मेसोलिथिक, और तीसरा था हमारा जो ये है पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसमें क्या है कि जो हमें टूल्स मिले उसमें हमें चेंजेस मिले। जो पहले टूल्स थे वो इतने शार्प नहीं थे, इतने अच्छे तरीके से नहीं बने हुए थे। जो हमें नियोलिथिक लास्ट के पीरियड में जो टूल्स मिलते हैं दे वर फाइन कटिंग एज, मोटर्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, नाज को पीसने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बना रखी थी, ठीक है। अदर प्लांट्स प्रोड्यूस, और प्लांट्स को काटने, जो आपको हमें टूल मिले बहुत शार्प से बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए थे। तो इस तरीके से जो आप टूल्स देखोगे इससे हमने डिफरेंस पता करके दे स्टार्टेड लर्निंग न्यू टेक्निक्स। आप ये देखिए, मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज वर समटाइम, अर्थन पॉट्स मतलब कुछ हमें जो मिट्टी के घड़े जो डेकोरेटेड थे उनको वो किस तरीके से यूज़ करते थे स्टोर करने के लिए, उसमें अपनी चीज़ें रखने के लिए। उसमें राइस मिला हमें, वीट मिला, लेंटिल्स मतलब जो मूंग की दाल है, दाल के लिए बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स को बनाया जो डेकोरेटेड भी करे गए थे, ठीक है बेटा, जो डेकोरेटेड भी करे गए थे इस तरह के। They died beside they began weaving clothes using different kinds of materials, for example cotton they could now be grown। तो अब उन्हें धीरे धीरे दे आर गेटिंग मोर इंटेलिजेंट। अब क्या हो रहा है, क्लोथ्स के बारे में भी उनको जानकारी हो गई, उन्होंने कॉटन को उगाना चालू कर दिया जिससे वो कपड़े बना सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस टाइम टू टाइम जिसमें लाखों साल लगे। हमने बताया था जो पहला पीरियड था वो था हमारा 20 लाख साल पहले, 20 लाख ईयर्स पहले। कौन सा पीरियड था, पैलोलिथिक। 99 जो परसेंट जो हमारा डेवलपमेंट है वो इसी पीरियड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा 12,000 से 10,000 साल के बीच में क्या है, मेसोलिथिक पीरियड। लास्ट वाला पीरियड हमारा जो नियोलिथिक है वो 10,000 से के आसपास का। अब एक इम्पोर्टेंट साइट है मेहरगढ़। मैंने एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बच्चों से टेस्ट में भी पूछा, एग्ज़ाम में भी पूछा कि ऐसी कौन सी साइट थी जहाँ पे लोगों को दे यूज्ड टू, जहाँ पे दबाया जाता था। अच्छे से तरीके से उन्होंने कर्व जैसा कुछ बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ साइट है, हम मैप पे भी इसको देखते हैं बाद में। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, जो ईरान, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। तो यहाँ पे एक मेहरगढ़ साइट मिलती है जो ईरान के रूट पे मिलती है हमें। मेहरगढ़ वॉज प्रोबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बेरली एंड वीट एंड रियर शिप एंड गोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो क्या बोलते हैं कि जो मेहरगढ़ साइट है यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने वीट और बेरली उगाई और इन जानवरों को वो पालने लगे। It is also one of the earliest villages that we know about it. At this site, many animals' bones were found, bones of wild animals such as deer and pig, also bones of sheep and goat were found। तो ये वो वाली साइट है जहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स भी मिले जैसे डियर, पिग और शिप और गोट के भी हमें अवशेष मिले। इसके अलावा हमें एक चीज़ और मिलती है, जो यहाँ पे घर थे वो हमारे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के शेप में थे। जो हमें यहाँ पे घर मिले वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के, जैसे आप ये देख भी सकते हैं कितने पुराने टाइम पे हमें इस तरह के घर मिले। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली हमें यहाँ पे, जैसे ये क्या बोलते हैं, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या पता है इसमें से एक जगह स्टोरेज के लिए यूज़ करते हो, एक जगह रहने के लिए यूज़ करते हो। तो ये हमें मेहरगढ़ साइड में इस तरह का हमें रेक्टेंगल तो इस तरह का हो गया, ठीक है, जिसमें 2 साइड बराबर है और 2 साइड ये बराबर है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। इस तरह के हमें हाउसेस मिले। आप ये देख सकते हैं, आप एक एग्जांपल है मेहरगढ़ का,
अब हमें बरियल साइट, बरियल मतलब जहाँ पे दबाया जाता है, हमने एक साइंटिस्ट को बरियल साइट मिली, हमें वहाँ पे क्या मिला, जैसे एक इंसान को जो मर गया उसको दबा दिया, उसके साथ हमें जानवर भी मिले। तो इसका मतलब है कि जो उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ में, कि जब ये लोग जो चला गया है कि उसको बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके साथ हमें गोट की हड्डियाँ मिली, शिप की हड्डियाँ मिली, ठीक है, इन जानवरों की हड्डियाँ मिली। तो वो क्या पता इस तरह के वो बिलीव करते हों। Perhaps in the belief that these in some form life after death, they used to believe in a life after death, कि डेथ के बाद भी एक अलग जगह ये जाते हैं, वहाँ पे इनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दे मे बी बिलीविंग इन दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे बरियल साइट मिली है, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी है, कि कुछ बरियल साइट बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं, कुछ में तो ऐसा हो सकता है कि जो राजा महाराजा रहे उस टाइम पे उनके लिए अलग तरीके से बरी करा जाता है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको अलग तरीके से करा जाता है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे अभी इस चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो हमने पीछे ऊपर एग्जाम्पल देखा, द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स, जो बकरी है उसके साथ उसको दबाया गया था, विच वर प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, कि जब वो दूसरी लाइफ में जा रहा है तो वहाँ पे उसको खाने के लिए मिल सके। कुछ पेंटिंग हमें फ्रांस में भी मिलती हैं। कुछ स्कूल के बच्चों ने 100 साल पहले कुछ पेंटिंग्स के बारे में एक टूर गया था स्कूल से, तो फ्रांस की जो गुफाएं उसमें गए थे, तो उन बच्चों को वो पेंटिंग्स मिली, जो पेंटिंग्स 20,000 से 10,000 साल पुरानी है, जहाँ पे कुछ एनिमल्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी, और जो एनिमल्स की पेंटिंग बनी हुई थी उनमें कुछ कलर भी भरे हुए थे, जो कलर उन्होंने जब उस टाइम पे मिनरल्स मिलते थे, और आयरन और चारकोल, तो ये हमें अवशेष मिले फ्रांस की। ये आपके सामने है कि एनिमल्स बने हुए, और इनमें आप देखिए जो 10 से 20,000 साल पुरानी ये पेंटिंग है, और इसमें कलर्स अभी भी इतने गहरे हैं। कुछ हमें न्यूलिथिक साइट मिली, टर्की, अगर हम टर्की को एटलस में ढूंढेंगे, टर्की एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये एशिया में भी इसका पार्ट लगता है कुछ, और यूरोप में भी इसका पार्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूलिथिक साइट है ये, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली। तो बेटा आपके चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच।